नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वापस हम क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसके पिछले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के हमने दो पार्ट पढ़ा दिए हैं। दो पार्ट यानी पहला पार्ट, सेकंड पार्ट। आज हम थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पहला जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है तो उसको मैंने अलग अलग भागों में बांटा था। तो इसका फर्स्ट वाला भाग हम पढ़ चुके हैं, सेकंड हम पढ़ चुके हैं और थर्ड हम आज पढ़ने वाले। यदि अभी तक आपने फर्स्ट और सेकंड भाग अगर नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप चाहे तो वहां जाकर देख सकते हैं। तो देखिएगा, आज हम बात करते हैं इसका थर्ड भाग का पहला क्वेश्चन आता है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। 10th क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ अगर ये क्वेश्चन बता दिया तो यही याद करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं याद करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ ये सब बातें गलत है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 10th कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम खड़ी करेगी। तो आपको क्या करना है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यह क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, या विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए। या आपसे पूछ सकता है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए। तो इस प्रकार से इसी क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को बहुत टाइप से पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान रखें। तो देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो मैं परिभाषा आपको पढ़ के सुनाता हूं कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती। तो मैं आपको एक साधारण भाषा में थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल बताने वाला हूँ कि जैसे कि मान जाए आपके बहुत सारे दोस्त हैं, वो सभी एक गोल घेरे में बैठे हुए हैं। सभी या तो कुछ कर रहे हैं काम, या होमवर्क कर रहे हैं, क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, या कुछ खेल रहे हैं। और अदरवाइज एक दूसरा स्टूडेंट कोई आता है, दूसरा कोई लड़का आता है, और जो आप सब बैठे थे उनमें से किसी एक व्यक्ति को जबरदस्ती मतलब जानते हो ना, यानी उसको बिना किए उसको वहां से हटा देता है, उसको अलग कर देता है और वो उसके स्थान पर जाकर बैठ जाता है। बस यही चीज आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आप इस उदाहरण को समझे तो मैं गारंटी दे रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आराम से लिख देंगे। क्या कह रहा है, जब कोई एक तत्व, तो जब कोई एक तत्व मतलब जब कोई एक लड़का या नया कोई लड़का आता है दूसरे तत्व मतलब जब बैठे, जो सब साथ में बैठे उनको, है ना, दूसरे तत्व को उसके यौगिक से, यौगिक मतलब को जो सब साथ बैठे उनके साथ, क्या यौगिक है, उनके साथ योग कर रहे हैं मतलब उनके साथ बैठे हुए, तो यौगिक से विस्थापित कर देता। विस्थापित का मतलब होता है अलग ही करना, यानी उसको वहां से क्या करता है, अलग कर देता, विस्थापित कर देता है। और स्वयं मतलब जो आया था वो स्वयं क्या करता है, उसका स्थान ग्रहण कर लेता, मतलब जिस लड़के को उसने हटाया उसका स्थान पर वो जाकर बैठ जाता है, यानी ग्रहण कर लेता है। और यही हमारा क्रिया क्या कहलाती है, इस प्रकार प्रोसेस विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। राइट, एक बार और देखिएगा, जब कोई तत्व, क्या बोलेंगे, जब कोई तत्व, या कह रहे जब कोई तत्व, या जब कोई एक तत्व, ऐसे लिख सकते, दूसरे तत्व को, क्या लिखेंगे, दूसरे तत्व को उसके यौगिक से, उसके यौगिक मतलब उसके साथ जो बैठे, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है ना, उससे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। राइट, अब देखिएगा यहाँ पर उदाहरण हम लिखते हैं, इसका एग्जांपल लिखते हैं। जैसे कि हमने लिखा Zn मतलब जिंक होता है प्लस CuSO4 प्लस कॉपर होता है। अब देखिएगा, जब कोई एक तत्व, तो ये कोई एक तत्व है हमारे पास Zn यानी जिंक है, फिर क्या ये एक समूह है, समूह मतलब क्या हुआ, जैसा आपने लिखा था ना उसका यौगिक, ये यौगिक तत्व, जैसे Cu का यौगिक तत्व कौन सा, SO4, ये SO4 का यौगिक तत्व क्या है, Cu। तो ये आता है, मतलब ये व्यक्ति करता है, इधर आता है और इस समूह में जाके इसको हटाता है, इस व्यक्ति को हटा देता, मतलब Cu को क्या मतलब विस्थापित कर देता, हटा देता। और इस Cu के स्थान पर कौन आकर बैठ जाता है, ये बैठ जाता है, मतलब Z की जगह Zn की जगह क्या लिख देंगे, Cu, और Cu की जगह Zn को कर देंगे। राइट, तो विस्थापित कर देता है। तो देखो, जैसे जिंक आया, कहां पर आया, कॉपर के स्थान पर आया, और कॉपर सल्फेट हमारे पास पहले लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इस Zn को Cu के स्थान पर लिख देंगे, मतलब यहाँ क्या लिख देंगे, ZnSO4। तो देखो यहाँ लिखा ZnSO4, मतलब ये जिंक सल्फेट हो गया, और इसको अलग कर दिया, किसको, Cu को, तो देखो Cu को अलग कर दिया। राइट, तो ये क्वेश्चन का ये इस एग्जांपल से आप आराम से समझ सकते हैं कि जब कोई तत्व, जब एक तत्व, ठीक है, दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है,
ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद द्विविस्थापन क्या होता है, देखो इसी का द्विविस्थापन, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान एवं आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो सबसे पहले आपको समझना अभिकारक क्या होते हैं, तो ध्यान देना आप अभिकारक क्या होते हैं कि जैसे कि कोई भी चीज, जैसे कि हमने कह देंगे C, मान लो मैंने बोल दिया C+O2 और क्या हो जाएगा CO2 हो जाएगा, तो ये जो चीजें भाग लेती है, मतलब इधर का जो संपूर्ण भाग होता है ये क्या कहलाता है अभिकारक, और जो इधर भाग जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं उत्पाद कहलाते हैं, ठीक। ये अभिकारक होते हैं, ये उत्पाद होते हैं, ठीक है। तो अभिकारक में बोल रहा वे अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान मतलब इसके आयन इधर और इसके आयन इधर हो जाएंगे, मतलब आपस में क्या कर लेंगे आदान प्रदान, यानी एक दूसरे से मिल जाएंगे। अगर सहायता होगी तो वो उसकी सहायता करेगा, वो उसकी सहायता कर देगा, यानी इस प्रकार से आदान प्रदान हो जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच क्या होता है आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या होता है आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए अब कैसे आयनों का आदान प्रदान होगा, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड, क्या लिखा है यहाँ पर बेरियम क्लोराइड, प्लस लिखा है Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट। अब ध्यान देना मेरी बात पे, तो ये जो B है ये वाला, ये इसका स्थान ले लेगा और ये इसके स्थान पे चला जाएगा, राइट। क्यों चला जाएगा, क्योंकि ये आदान प्रदान हो जाएंगे, एक दूसरे की क्या हो जाएंगे आदान प्रदान, एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेंगे। तो देखिए आप जैसे BaCl2 था तो अब क्या BaSO4, तो देखो BaSO4 और ये Na2SO4 था कि ये Na का पहुंच जाए यहाँ, तो NaCl2 हो जाएगा, NaCl2 है कोई दिक्कत। और यहाँ पर मतलब कहने मतलब ये जैसे अपन लिखा बेरियम क्लोराइड, तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड था ये क्या जाएगा बेरियम सल्फेट हो जाएगा, और ये सोडियम सल्फेट था ये क्या सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, राइट। अब देखिएगा जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपको BaCl2, तो ये 2 जो आगे आया, तो ये देखो 2 यहाँ लिखा है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इसको बैलेंस करना अति आवश्यक होता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जब बैलेंस वाला आएगा तो उसमें आप बहुत ही अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे कि हमने ये क्यों लिखा, ठीक है। अभी फिलहाल में आपको ये याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। यह क्वेश्चन आपका 2019 के एग्जाम में और 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, और जो मैंने अभी जस्ट आपको समझा वो 2019 के एग्जाम में आया था। तो मैंने आपसे पहले बोला है कि जो क्वेश्चन मुझे लगेगा परीक्षा की दृष्टि से तो उस पर मैं सन भी डाल दूंगा कि ये क्वेश्चन इस सन में आया था, तो उस हिसाब से आप उसको याद करें और अपनी कॉपी में नोट करें। हाँ एक बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ यदि आप उसको नोट करें यानी उसका नोट्स बनाएं तो कहीं ना कहीं आपको इस सब्जेक्ट में कैसे कहते प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यदि आप इनके नोट्स बनाना चाहते हैं तो तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लें, या आप चाहे तो वीडियो को स्क्रिप्ट करके भी देख सकते हैं, बार बार देखें। आप एक बार नहीं आता है तो दूसरी बार देखें, लेकिन इसके नोट्स बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा परीक्षा में, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। और 2019 और 20 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हेडिंग डालना, मैंने हेडिंग नहीं डाला है, जिस प्रकार ये विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया इस टाइप से मैंने हेडिंग डाला था उस प्रकार आप यहाँ पर हेडिंग डाले। सबसे पहले ऊष्माक्षेपी, ठीक है, अभिक्रिया इस टाइप से डाले। तो देखो ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। तो देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी, हम बात करें शोषी, शोषी का मतलब होता है शोषण करना, किसी भी चीज को हम आकर्षित करते या लेते हैं मतलब उसका क्या होता है शोषण करना होता है, मतलब शोषी। और ऊष्माक्षेपी मतलब होता है निकालना, यानी अपने अंदर से किसी चीज को निकालना, या अपन कह सकते हैं कि हम निष्कासित कर देते हैं यानी उसको दूर हटा देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी। तो ध्यान देना आप ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी सिर्फ इस शब्द में ही अर्थ है, इस शब्द को आप ढंग से पकड़ लेंगे तो इसकी परिभाषा ऑटोमेटिक आपकी हो जाएगी। जैसे कि मैं बोल रहा हूं आपका ऊष्माक्षेपी, तो मैंने बोला छेपी, तो छेपी का मतलब क्या होता है, छेपी मतलब होता है निकालना, छेपी मतलब क्या होता है निकालना, और शोषी का मतलब होता है पास में लाना या अपने में मिलाना। तो देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, क्यों होता है, देखो मैंने छेपी, छेपी मतलब निकालना, तो उत्सर्जन को कहते हैं, निकालने का अर्थ होता है उत्सर्जन, ठीक है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है अर्थात जिनमें ऊष्मा निकलती है, बात क्लियर है, ध्यान देना। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन होना या ऊष्मा निकलती है, तो हम कह सकते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है अर्थात जिनमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। क्लियर, जैसे कि मीथेन का दहन,
मीथेन मतलब होती है आपके पास जो अपने घर पे गैस सिलेंडर होता है, उसमें जो गैस होती है कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है, वो जलने में सहायक होती है। तो देखो ऊष्मा निकल रही है उसमें, जैसे पहले उसमें भरी थी, मतलब टंकी हमारी जो टंकी होती है गैस टंकी, उसमें क्या होती है जो गैस होती है वो जब निकलती है तो वो ऊष्मा ऐसे ऐसे बाहर निकल जाती है, मतलब वो पहले जलती है गैस और जलने के बाद में ऊष्मा के रूप में वो बाहर निकल जाती है। तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। चाहे तो हम इसका समीकरण भी लिख सकते हैं अपन, देखो जैसे मैंने क्वेश्चन में लिखा CH4, इसको मेथेन बोलते हैं, है ना, प्लस 2O2 मतलब ये ऑक्सीजन होती है, यानी जब मीथेन ऑक्सीजन से क्रिया करती है, हवा से क्रिया करती है, तब देखो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है और प्लस में H2O मतलब थोड़ा सा जल टाइप का निकलता है और एक ऊष्मा टाइप की निकल जाती है, जिससे हमारी क्या उसमें आग लगती है यानी वो जलती है। तो आप चाहे तो समीकरण भी लिख सकते हैं साथ में, और चाहे तो आप मीथेन का अध्ययन इतना भी लिख सकते हैं। अब एक चीज और देखिएगा, इसमें क्या लिखा है मैंने, ये क्रिया दोनों दिशाओं में होती है। क्या होती है, ये क्रिया दोनों दिशाओं में होती है, मतलब इसका ये आदान प्रदान हो जाता है ना, मतलब एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान कर लेती है, इसलिए दोनों दिशाओं में होती है। फिर देखो ऊष्मा शोषी, अब ध्यान देना शोषी शब्द पे ध्यान दो। शोषी का मतलब होता है शोषण करना, मतलब लेना। तो हम लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण, मतलब लेना का मतलब होता है अवशोषण होता है, अर्थात जिनमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब यहाँ निकालेंगे नहीं, यानी जिसमें आवश्यकता होती है, मतलब आप चाहें तो भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मतलब हमारे पास आ सकते हो, यानी हमारे पास बिठाने की क्षमता है। जैसे कि मान लो एक बेंच पे 3 बच्चे बैठ सकते हैं अधिकतम, और अगर उस पर एक बैठा है तो हम क्या कहेंगे, चलो भैया आप मेरे पास आ जाओ, 2 बैठ गए। फिर हम फिर बोलेंगे भैया आप भी आ जाओ, मतलब 3 बैठ सकते हैं, लेकिन 3 से 4 नहीं बैठ सकते। लेकिन पहले से अगर 4 बैठे तो हम क्या करेंगे, एक को हटाना चाहेंगे, मतलब उसको निष्कासित कर देंगे, उसको उत्सर्जित कर देंगे, यानी वहां से अलग कर देंगे। तो वहां से अलग कर देंगे ना उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, और जब हम किसी को पास में बुलाएंगे ना अपने पास बिठाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी इस टाइप से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात जिनमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा, बर्फ का जल में परिवर्तित होना। जैसे बर्फ है, फ्रिज में जमने के बाद में जब बर्फ का जल में परिवर्तित होता है तो कैसे होता है, बर्फ को हम बाहर निकालते तो उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब ऊष्मा कैसी होगी, गर्मी, हीट, यानी जब बर्फ होता है तो पहले वो क्या फ्रिज के अंदर होता है, ठंडा ही होती है उसका, मतलब वो फ्रिज क्या होता है बिल्कुल ठंडा होता है। लेकिन जब उसको बाहर निकालेंगे तो कहीं ना कहीं उसको हवा मिलेगी, तो ये क्या मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी। तो जैसे उसको ऊष्मा मिलती है तो वो क्या परिवर्तित हो जाता है जल में। तो हम लिख सकते हैं बर्फ का जल में परिवर्तित होना या परिवर्तन, और लिख सकते हैं बर्फ प्लस ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा, जल में परिवर्तन हो जाएगा। यानी इस टाइप से हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। चलिए अब हम चलते थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, संचरण को परिभाषित कीजिए तथा संचरण से सुरक्षा के 2 उपाय लिखिए। यह क्वेश्चन हमारा 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, अथवा में यह क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है। देखिएगा संचरण क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक तथा संचरण के बचाव के उपाय बताइए। यह क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। अथवा देखिएगा यह क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था, धातु संचरण किसे कहते हैं, धातु संचरण से बचाव के 2 उपाय लिखिए। ये 2010 के एग्जाम में पूछा गया था। अथवा ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा गया था, धातुओं के संचरण को प्रभावित करने वाले कारकों तथा उनसे या उसके बचाव के 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन आपका 2006 में पूछा गया था। यानी कहने का मतलब यह है कि जो क्वेश्चन जिस सत्र में पूछा गया मैंने यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, और इसी प्रकार मैंने आपसे शुरू से बोला था कि जो क्वेश्चन जिस सत्र में पूछा जाएगा उसका मैं यहाँ पर सन डाल दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। संचरण क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं संचरण का मतलब क्या होता है। संचरण का मतलब कोई भी वस्तु का धीरे धीरे अपने आप में नष्ट होना संचरण कहलाता है, कोई भी वस्तु। तो देखिएगा यहाँ पर वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी से धातुओं के धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया को धातु संचरण कहते हैं। ध्यान देना आप, संचरण या धातु संचरण बात एक ही है, टेंशन ना ले, दोनों चीज एक ही है। तो क्या कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित गैसें, जैसे हमारा वायु जो मंडल है उसमें उपस्थित जो गैसें होती है या नमी होती है, नमी का मतलब थोड़ा सा ठंडापन जिसको हम कहते हैं नमी, ठीक है। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी से धातुओं के धीरे धीरे
नष्ट होने की क्रिया को धातु संचरण कहते हैं। और ये मैंने आपको बोला था। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, लोहे में जंग लगना और तांबे के बर्तन का रंग नीला होना, ये सब संचरण की क्रिया है। जैसे कि लोहा है, लोहे को आप खुले में छोड़ दो तो उसमें धीरे धीरे क्या हो जाएगा, संचरित होने लग जाएगी ना, संचरण की क्रिया लग जाएगी और एक दिन वो धीरे धीरे जाके नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार एक बर्तन होता है, काय का होता है, तांबे का बर्तन, उसमें भी जंग लग जाती है उसको। तांबे का बर्तन यानी जो पुराने हमारे घर पे दादाजी या नानी जी जो भी है उनसे पूछना तांबे का बर्तन क्या होता है, कि वर्तमान में प्रचलित बहुत ही कम है, लेकिन पुराने जमाने में तांबे के बर्तन का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था। और यदि उन बर्तनों को 2 से 5 दिन तक अगर अपन ऐसे रख देते थे तो उनमें अपने आप में जंग लग जाती थी, यानी उनका रंग बदल जाता था। उनका रंग कैसा हो जाता है, बर्तन का रंग नीला होता था या होने लग जाता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संचरण। अब संचरण का मतलब अपन ने बताया जंग। तो जंग क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता 2 नंबर में, जंग क्या है, इसका रासायनिक सूत्र लिखिए, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं लिख पाते, कहीं ना कहीं नहीं लिख पाते क्योंकि उनको बताया नहीं गए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो देखिएगा, हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, जंग क्या कहता है कि यदि लोहे को वायुमंडल में खुला छोड़ दो, यानी जो लोहा है उसको हम कहाँ खुला छोड़ दे, वायुमंडल में। तो यदि लोहे को वायुमंडल में खुला छोड़ दे तो लोहे पर एक लाल भूरे रंग की परत बन जाती है। लोहे पर क्या बन जाती है, लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। यदि लोहा है, लोहे को हम खुले में छोड़ देंगे तो उस पर जो संचरण क्रिया होगी उस पर किस टाइप की परत जमेगी, लाल भूरे रंग की परत जम जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, जंग कहेंगे। और जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3.XH2O। ये जंग का रासायनिक सूत्र होता है। कभी कभार ये विकल्प में पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। प्रभावित करने वाले कारक। अब प्रभावित करने वाले कारक का मतलब ये होता है, जो जंग लगती है लोहे में तो किस कारण लगती है, मतलब क्या कारण है उसमें जंग लगती है, यानी किस आधार पर उस पर जंग लगती है। अगर देखा जाए तो लोहे में जंग लगती है, लेकिन इतने आसान तरीके से नहीं लगती है। कहीं ना कहीं धातु की प्रकृति के कारण या धातु की विकृति के कारण या वायुमंडल की विकृति के कारण, यानी इस टाइप से कोई ना कोई उसके गुण निश्चित होंगे, इसलिए उसमें जंग लगती है। तो वही चीज़ हम पढ़ने वाले। तो प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला नंबर आता है धातु की प्रकृति। अब धातु की प्रकृति क्या होती है और धातु की विकृति क्या होती है, मैं आपको बता दूं। जैसे कुछ धातुएं ऐसी होती है जो बहुत जल्दी संचरित हो जाती है, यानी वायु के संपर्क में आकर तुरंत संचरित हो जाती है। कुछ धातु ऐसी होती है जो वायु संपर्क में होने के बाद में भी उनमें जंग नहीं लगती है। तो ये धातु के ऊपर डिपेंड करता है, धातु किस टाइप की है ना, तो वही उसकी क्या होती है, प्रकृति होती है। यहाँ लेकिन धातु की प्रकृति पर, तो जो धातुएं जितनी अधिक क्रियाशील होती है, यानी क्रियाशील मतलब एकदम क्रिया कर ले, जो सबसे ज्यादा क्रिया करे वो होता है क्रियाशील। तो जो धातुएं जितनी अधिक क्रियाशील होती है वे उतनी ही सरलता से संचरित हो जाती है। उतनी ही सरलता से मतलब उतनी ही जल्दी संचरित हो जाती है। ये होता है धातु की प्रकृति। अब आता है धातु की विकृति। तो विकृति का मतलब ये होता है, जैसे धातु अगर बाई चांस चिकनी है तो जंग तो लगेगी, लेकिन बहुत दिनों बाद, यानी काफी दिनों के बाद उसमें जंग लगेगी। लेकिन धातु अगर मान लिया टेढ़ी मेढ़ी है या खुरदुरी टाइप की है तो उसमें जंग बहुत जल्दी लग जाएगी, है ना। तो अपन कहेंगे धातु की विकृति पर। तो यदि धातु खुरदुरी या मुड़ी हुई या टेढ़ी मेढ़ी या कटी पिटी हो तो वह उतनी ही सरलता से संचरित हो जाती है। अब जरूरी नहीं कि मैंने इतनी बातें लिखी थी, आपको जो दिमाग में जाए जैसे लिख सकते हैं। जैसे कि यदि धातुएं या धातु टेढ़ी मेढ़ी हो या कटी पिटी हो, इस टाइप से अगर धातु होती है तो उनमें संचरण की दर बढ़ जाती है या वे बहुत जल्दी संचरित हो जाती है। आप किसी भी प्रकार से लिखते हैं कोई टेंशन नहीं। ये आपका जो साइंस सब्जेक्ट होता है इसको रटा नहीं जाता है। अधिकतर 10th क्लास के बच्चे क्या होते हैं, साइंस को रटते हैं, और जब 10th क्लास में उनके 90% 95% बनते हैं तो कहीं ना कहीं वो खुश होते हैं और 11th में जाके वो क्या साइंस सब्जेक्ट लेते हैं। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ, मुझे पता है और आपको भी पता होना चाहिए कि जिस स्टूडेंट के 10th क्लास में अगर 90% बनते हैं तो वो 12th क्लास में 90% नहीं बना पाता। उसका कारण क्या है कि 10th क्लास में उसने समझा नहीं, उसने रटा है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक ही चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, यानी मैं दिमाग में बिठाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये चीज़ें अगर आप क्लियर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 12th में कोई प्रकार की किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। और आपको ये क्वेश्चन 12th 11th में, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संचरण क्या है, ये क्वेश्चन आपको 9th में 10th में 11th 12th में आप कोई सी भी किताब उठा के देख लें निश्चित मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इसको बार बार अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा हम क्या बोल रहे थे, धातु की विकृति। तो धातु की विकृति समझ गए कि यदि धातु खुरदुरी है, टेढ़ी है, मेढ़ी है या फटी है
यानी कटी पिटी किसी प्रकार से, तो वो उसमें वो धातु उतनी ज़्यादा संचरित हो जाती है, उतनी जल्दी संचरित हो जाती है। अगला आता है वायु की प्रकृति पर, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वायु की प्रकृति का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो हमने बोला था लोहा, लोहा क्या होता है, यदि हम उसको खुला छोड़ दें तो उसमें जंग लग जाती है। लेकिन जंग कब लगती है, जंग अधिकतर देखना आप बरसात के मौसम में लगती है। तो क्यों लगती है, क्योंकि बरसात का मौसम क्या होता है, नमी जैसा होता है, नमी या उसमें कई प्रकार की ऐसी गैसें विद्यमान रहती है जिससे वो लोहा डायरेक्ट संपर्क में आ जाता है और संचरित हो जाता है। लेकिन उसी लोहे को यदि हम गर्मी के मौसम में अगर ऊपर छत पर डाल दें तो 1 महीने डाले, 2 महीने डाले, 3 महीने डाले, लेकिन जब तक वो नमी के संपर्क में नहीं आएगा तब तक वो संचरित नहीं हो सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं वायुमंडल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो वही हमारा टॉपिक यहाँ पर लिया हमने कि वायुमंडल की प्रकृति पर, यदि वायुमंडल में नमी, खारापन यानी CO2, SO2, SO3 आदि अशुद्धियों के रूप में हो तो संचरण की दर बढ़ जाती है। संचरण की दर बढ़ जाती है, इसका मतलब अगर बरसात का मौसम होगा तो संचरण बहुत जल्दी हो जाएंगी धातुएं, लेकिन अगर बरसात की अपेक्षा अगर गर्मी का मौसम लेंगे तो इतनी जल्दी संचरित नहीं होगी धातुएं। ठीक है, अब आता है हमारा बचाव के उपाय, यानी इसको किस प्रकार हम बचा सकते हैं संचरण से। तो देखिएगा, नंबर 1 आता है धातुओं पर पेंट या ग्रीस लगाकर। ये जो धातुएं होती है उस पर हम चाहे तो पेंट करें, पेंट का मतलब पुताई कर दें या उस पर ग्रीस लगा दें तो वो संचरित नहीं होगी। मतलब नहीं का मतलब ये होगी तो सही, लेकिन कुछ दिन तक नहीं हो पाएगी वो, यानी उसकी उम्र बढ़ जाएगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, दूसरा होता है धातुओं के ऊपर तेल की परत लगाकर। धातु के ऊपर हम चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्मल तौर पर हम देखते हैं, जैसे कि कोई घर के गेट अगर पोतना चाहे तो हो सकता है उसके पास पुताई के लिए कलर नहीं हो तो वो चाहता है हम तेल भी पोंछ सकते हैं। मतलब तेल भी अगर आप गेट पर लगा दोगे तो वो संचरण को बचा सकता है, ये भी एक तरीका हो सकता है। अगला आता है धातुओं पर दूसरी धातु की परत लगाकर, यानी एक धातु पर दूसरी धातु की अगर परत चढ़ा दे तो भी संचरण क्रिया रोकी जा सकती है। तो इस प्रकार आप बचाव के 3 उपाय लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इसी से संबंधित, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। कितना शानदार क्वेश्चन, 2 नंबर पूछ सकते हैं इसको, 3 नंबर में आ सकता है कि लोहे की वस्तु पर हम पेंट क्यों करते हैं। तो भैया लोहे की वस्तु पर इसलिए पेंट करते हैं क्योंकि लोहे की जो वस्तु है उसमें संचरण क्रिया मतलब वो बहुत जल्दी संचरित हो जाती है, तो हम संचरण से बचाने के लिए ही उस पर पेंट करते हैं। ये डायरेक्टली आंसर हो चुका है आपका, लेकिन फिर भी हम किताबी भाषा में किस प्रकार दे सकते हैं कि लोहे की वस्तुओं को संचरण अर्थात जंग से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं ताकि लोहा वायु के संपर्क में प्रत्यक्ष ना आ सके। यदि हम लोहे पर अगर पेंट कर देंगे, जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि लोहे की कोई वस्तु हमने ली है, ठीक है, ये लोहे की कुर्सी मान ले, आप कुछ मान ले, उसको आप छत पर डाल दें, अपने घर की छत पर या बाहर खुले में छोड़ दें तो वो संचरित हो जाएगी, यानी उसमें जंग लग जाएगी। लेकिन उसी वस्तु पर यदि आप पेंट कर दे, पुताई कर दे, ग्रीस लगा दे, तेल लगा दे, कुछ भी कर दे तो वो संचरित तो होगी लेकिन तुरंत नहीं होगी। जो पहले आपने ग्रीस नहीं लगाया था, डायरेक्ट धातु को खुले में छोड़ दिया था, वो बहुत जल्दी संचरित होगी। लेकिन जिस पर आपने पेंट कर दिया या ग्रीस लगा दिया, तेल लगा दिया तो वो संचरित होगी, लेकिन कब, बहुत दिनों बाद, यानी लेट, यानी उसकी अपेक्षा बहुत दिनों बाद संचरित होगी, यानी कुछ दिन के लिए हम उसको संचरित होने से बचा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लोहे की वस्तुओं को संचरण या जंग से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं ताकि लोहा वायु के संपर्क में प्रत्यक्ष ना आ सके, मतलब डायरेक्टली एकदम वायु के संपर्क में ना आ सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और आया था, शायद फर्स्ट जो मैंने पार्ट पढ़ा था उसमें आया होगा, देखिएगा आप। तो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम है, तो कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्वेश्चन X वाला तो पहले भी था, बिल्कुल था, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में अंतर बता दूं। एक अंतर है, ओनली एक, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा क्या कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग, बस ये ध्यान देना है, क्या रंग कह रहा है, काले। और ध्यान करिए मैंने पढ़ाया था उसमें X तत्व सफेद, क्या आया था, सफेद, और सफेद यानी चूना, बिल्कुल मैंने समझाया था आपको, X तत्व मतलब चूना, समझाया था। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए ये काले रंग की बात हो, तो काले रंग की बात हो यानी समझ जाना कौन सा क्वेश्चन है, और सफेद रंग की बात है मतलब कौन सा
चूने वाला क्वेश्चन है, ये इसमें अंतर है। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले तत्व एक्स का नाम। क्या लिखते हैं हम? तत्व एक्स का नाम। तो क्या नाम है इसका? कॉपर, जिसको हम क्या कहते हैं? Cu। ये हमारा रासायनिक सूत्र हो सकता है। रासायनिक सूत्र क्या होगा? Cu, यानी कॉपर का रासायनिक सूत्र क्या लिखेंगे? Cu। फिर देखिएगा काले रंग के यौगिक का नाम। अब काले रंग का यौगिक का नाम बताना आपको, तो काले रंग का यौगिक का नाम यहाँ पर है कॉपर ऑक्साइड। यानी एक्स तो सिर्फ कॉपर नाम हो गया, लेकिन काले रंग का यौगिक, इसका जो यौगिक बनेगा तो क्या होगा? किस रंग का? काले रंग। तो काले रंग का यौगिक का नाम लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड, जिसको हम लिख सकते हैं CuO। क्या लिख सकते हैं? CuO। ये होता है कोई कॉपर ऑक्साइड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा आपका, जो इसी से रिलेटेड है, मैंने अलग से इसको बनाया है। और इसी टाइप से जब हमने वो कैल्शियम ऑक्साइड वाला जो पढ़ा था, चूना जो पढ़ा था हमने, सफेद कली वाला जो मैंने समझा था, तो उसमें बताया था कि एक्स की जल के साथ क्रिया, बिल्कुल अपन ने किया था। तो उसी टाइप का यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बनाया है कि तत्व एक्स की वायु के साथ क्रिया, ये बिल्कुल बनाया मैंने अलग से, है ना। तो आप क्या करेंगे? तत्व एक्स, तो तत्व एक्स मतलब अपन ने अभी देखा क्या नाम आया? Cu, कॉपर, मतलब कॉपर ऑक्साइड। तो हम क्या लिख देंगे? सबसे पहले देखिए कॉपर, क्यों सिर्फ तत्व एक्स की बात हो रही थी, एक्स का मतलब होता है कॉपर, तो सबसे लिखेंगे Cu कॉपर, है ना। प्लस काय क्या क्रिया? वायु, तो वायु मतलब होता है ऑक्सीजन, मतलब O2, तो यहाँ लिख सकते हैं हम O2। जब इन दोनों क्रिया कराएंगे क्या बनेगा? CuO। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, सर ये 2 कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आया? बिल्कुल राइट है क्वेश्चन, लेकिन ये इसको समझने के लिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, जो इसके जस्ट बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यानी समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, बैलेंस कैसे किया जाता है। अगर बैलेंस करना सीख गए तो ये समझ जाएंगे ये चीज़ें कहाँ से आई और क्यों आई। तो आपको थोड़ा सा उसके लिए इसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो देखिएगा Cu होता है भूरे रंग का चमकदार तत्व। क्या होता है? भूरे, मतलब जो कॉपर होता है, कॉपर का रंग कैसा होता है? भूरे रंग का चमकदार तत्व होता है कॉपर। प्लस O2 की यानी ऑक्सीजन से जब क्रिया करेंगे तो ऊष्मा निकलते हुए क्या करेगा? काले रंग का तत्व बन जाएगा। किस टाइप का बन जाएगा? काले रंग का तत्व बन जाएगा। तो इस टाइप से हमारे 3 क्वेश्चन जो भी थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समीकरण संतुलित करना या बैलेंस करना। 10th क्लास के बहुत सारे स्टूडेंटों को बैलेंस करना नहीं आता है, अधिकतर टीचर भी नहीं पढ़ाते, क्योंकि कोई मतलब का नहीं है, शायद परीक्षा में नहीं आएगा इस टाइप से, लेकिन नहीं, आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? कि 10th क्लास के बाद जब 11th 12th में आप जाएंगे और साइंस अगर सब्जेक्ट लेंगे, साइंस मीन्स बायो अगर लेंगे आप, या मैथ्स भी लेंगे, तो भी कहीं ना कहीं आपको ये काम आएंगे। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें सब चीज़ें आती है आपकी, ये पूरा ये रासायनिक संबंधित सब चीज़ें आएगी। आप मैथ्स लेंगे तो भी केमिस्ट्री आएगी, बायो लेंगे तो भी केमिस्ट्री आएगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें पढ़ने को या देखने को मिलेगी। इसलिए मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं आपको इस प्रकार की स्टडी कराऊं कि मेरे चैनल को आप हमेशा याद रखिए। अगर 10th क्लास पास करते हैं या 11th में 12th में जाते हैं और कॉलेज लेवल पे भी जाएंगे, तब भी आप याद करेंगे सर ने हमें 10th क्लास में पढ़ाया था, ये मैं चाहता हूँ। तो आपने आई ऑफ ये समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा हमारा एक क्वेश्चन आता है अगला, कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। यह आपकी साइंस की जो बुक है उसमें पेज नंबर 17 पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि समीकरणों को संतुलित किस प्रकार किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है ये एग्जाम में पूछ लिया जाए, और अगर नहीं भी पूछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको सीखना अति आवश्यक है, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन 11th 12th में आपको निश्चित केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है उसमें आपको मिलेगा, और ये 10th क्लास में बहुत कम पढ़ाते हैं अधिकतर टीचर्स लोग, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो कैसे संतुलित किया जाता है देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास लिखा है कि HNO3 प्लस Ca कोष्टक में OH होल कोष्टक 2 गिव्स, यहाँ तीर का निशान है, इसको गिव्स बोला जाता है, Ca कोष्टक में NO3 होल कोष्टक 2 प्लस H2। तो आपको इसको बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस, यानी संतुलित करना है। संतुलित मतलब बैलेंस करना, बैलेंस मतलब संतुलित करना। तो कैसे करते हैं कि संतुलित यानी बैलेंस करने का मतलब ये होता है, अपन ने पढ़ा था कि रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, पढ़ा था। तो अपन ने पढ़ा था कि दोनों साइड यानी इधर और इधर दोनों परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो वो रासायनिक जो समीकरण होती है वो क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा है HNO3, तो हम इसको कैसे लिखते हैं मैं आपको बता रहा हूँ करके। जैसे कि हमने लिखा ये H लिखा, क्या लिखा हमने? H, और फिर क्या लिखते हैं? NO3। इसको इस टाइप करना है। इस टाइप से करने का मतलब ये होता है कि ये एक ही ग्रुप से मतलब ये एक ही साइड है और एक साथ है, इसलिए आपको इसको ऐसे करना है। फिर आगे लिखा हमारा Ca, तो आप लिखते चाहे तो Ca, और फिर क्या लिखा? OH और होल कोष्टक 2, ये स्टाइप से, ये भी एक ही ग्रुप के हैं, राइट। लेकिन इसके बाद हम करते हैं तीर के निशान के बाद में हम लिखते हैं Ca। क्या लिखते हैं यहाँ पर? Ca, तो हम लिखेंगे Ca और फिर कोष्टक लिखेंगे होल कोष्टक में NO3 और 2, ठीक।
ये हो गया आपका, ये भी ऐसा करा, फिर क्या लिखा रहा H2 और फिर बाद में O लिखा रहा। इस टाइप से आप लिख लिया। फिर क्या करना है आपको, परमाणु संख्या समान है कि नहीं बताना। तो कैसे बताएंगे देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ आगे, यहाँ H यानी कितने अणु है, एक, और गौर देखिए H का कितना अणु है, दो। समझ में आ रहा है, यानी H के यहाँ दो अणु है, यहाँ कितना, एक है। तो कहीं ना कहीं इसमें दो की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें दो यहाँ आगे लिख देंगे। इसका मतलब दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो अब ध्यान दो आप, मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि दो का गुणा सिर्फ इसमें नहीं होगा, इसमें भी होगा। इसका मतलब ये है कि हम 2 को क्या कर देंगे, इसके आगे लिख देंगे। कहां पर लिख देंगे हम 2 को यहाँ लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर, 2 को। तो चलो ठीक है, 2 को हमने यहाँ पर लिखा। इसका मतलब H का मान कितना हो गया, 2। तो ठीक है भैया, H2 हो चुका है। अब देखिएगा, अब H हो गया, NO3 कितने हो गए, 3, ये 2, तो 3 दूनी 6। तो देखो 3 दूनी 6, यानी हमारी समीकरण जो थी वो बैलेंस हो चुकी है, बस संतुलित हो चुकी है। बस इतना ही करना रहता है आपको, लेकिन यही बच्चों को नहीं आता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार NaOH, बिल्कुल ऐसे ऐसे देखिए। तो आप चाहे तो, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, लेकिन मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्टली भी बता सकता हूँ। तो मैंने एक प्रोसेस करी, इसी टाइप से आप करने का प्रयास करना। अब मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ डायरेक्टली। देखो जैसे N है यहाँ पर कितने, एक ही हमारे पास, और N है यहाँ कितने, 2 है। तो कहीं ना कहीं हमें 2 की आवश्यकता पड़ रही, तो हम चाहे तो इसके आगे 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए Na2, तो ये Na2 हो चुका। अब OH के कितने, दो अणु चुका, 2 के O या OH साथ में भी कह सकते हैं। तो कितने होगा, 2। तो देखिएगा, सबसे पहले O की बात करें, कितने, 2। तो यहाँ कितने, एक ही है, तो 2 की आवश्यकता भैया 2 यहाँ लिख देते हैं, 2 O की आवश्यकता पड़ जाएगी। अब यहाँ H कितना होगा हमारे, 2 और 2 कितना होगा, 4। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पर H हमारे पास 2 ये है, तो 2 ये 4 हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए। और फिर देखो SO4, तो SO4 यहाँ ऐसे ऐसे, इसका मतलब ये भी बैलेंस हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। ये देखिए Na और Na, इधर का है Na, ये है, बिल्कुल यहाँ भी एक अणु, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। Cl यहाँ भी एक है, Cl कितना, यहाँ भी एक है, कोई दिक्कत नहीं। Ag यहाँ एक है, Ag यहाँ भी एक है, कोई दिक्कत नहीं। NO2 एक है, NO2 मतलब ये अपने आप में बैलेंस है, कोई भी बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में बैलेंस है। इस टाइप से आप कर सकते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पर Ba, तो Ba देखिएगा, ये Ba एक है, कोई टेंशन नहीं। Cl2 और Cl2 का है, देखो अब ये देखो Cl, अब यहाँ पर हमारे पास Cl कितना, एक अणु, जबकि ये कितने, 2। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लिख सकते हैं। बैलेंस करने का मतलब इसके आगे लिखना है आपको, यहाँ लिखना है 2। तो Cl के कितने, 2 अणु हो चुके हैं, बिल्कुल सही। Ba हमारा बिल्कुल सही था। अब देखिए H2 के 2 अणु, तो H2 के देखो ये H और ये 2 अणु हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समस्या खत्म हो गई अपनी। Ba हमारा सिंगल था, SO4 तो SO4 था, इसका मतलब ये भी हमारा बैलेंस हो चुका है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लिया है, अब आपको कोई उदाहरण दिया जाए और उसको के समीकरण को आप बैलेंस करो। जैसे कि मान लो मैंने लिखा Mg+O2, है ना, इस तरह से मैंने लिख दिया, और मैं लिख दूंगा आपका MgO लिख दिया। अब मैं आपसे कहूंगा चलो इसको बैलेंस करिए, क्या कहूंगा मैंने लिखा Mg+O2 यूज तरीका निशान लगा के MgO लिख दिया। अब मैं कहूंगा इसको बैलेंस करिए, तो तरीका वो ये देखिएगा। सबसे पहले आप देखें Mg कितने अणु, एक, Mg का एक अणु, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ O2 यानी O के 2 अणु है, जबकि यहाँ एक है, तो हम क्या करेंगे, इस पे आगे 2 लगा देंगे। तो O के तो 2 अणु हो चुके हैं, बिल्कुल हकीकत, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन देखिएगा यहाँ Mg के 2 अणु और हो गया। पहले Mg सिंगल था, लेकिन 2 गए, तो आप देखो इधर Mg की क्या, एक ही है, तो भैया इसको बैलेंस करो। तो क्या करेंगे, 2 यहाँ लगा देंगे। इसका मतलब ये हमारी जो पूरी समीकरण हुई, ये अपने आप में क्या हो चुकी है, अब संतुलित हो चुकी है। यानी इस टाइप से हम किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। यदि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को आप गौर से पढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको 11th 12th में काम आएगा। यानी इस टाइप से आज हमारा एक चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो चुका है। इस चैप्टर को पूरा आप कंप्लीट करने के लिए मेरा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, यानी तीनों पार्ट को आपको देखना जरूरी है, तभी आप इस चैप्टर को पूर्ण तरीके से क्लियर कर पाएंगे। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। बाय।